लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिसिटी में जिस प्रॉपर्टीज पर हमने बात करी थी वो था एटॉमिक रेडियस। तो केमिस्ट्री में जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? किसी भी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर उसमें क्या चेंजेस होते हैं और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर उसमें क्या चेंजेस होते हैं, हम इसमें ऑलरेडी जो था वो बात कर चुके। फिर भी इतना बस ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस क्या थी। एटम का न्यूक्लियस और उसका जो आउटर शेल है, जो उसका वैलेंसी शेल है, जो उसका लास्ट ऑर्बिट है, जो उसका अंतिम कक्ष है, उसके बीच की डिस्टेंस को जो था आपने क्या कहा था? एटॉमिक रेडियस जो था वो कहा था। आपने कहा था कि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड वैलेंसी शेल। किसी परमाणु के नाभिक और संयोजी कक्ष के मध्य की दूरी को जो था वो क्या कहा गया? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस जो था वो कहा गया। ये ऑलरेडी आपको बता चुका क्या था, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये जो था वो समझा चुका। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है? इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, परमाणु आकार जो था वो बढ़ता जाता है और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार क्या होता जाता है? घटता जाता है। क्योंकि जब आपको ये बात पता होगी तभी नेक्स्ट पॉइंट जो था वो आप डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें बात करना है, लिखिएगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। कई बार और टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहें या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो था वो कहें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहें, इन सब के जो था वो एक ही मीनिंग है। तो केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन, हिंदी में आयनन ऊर्जा, इसके लिए केमिस्ट्री में एक वर्ड और है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर तो किसी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए, किसी भी सिस्टम की कुल ऊर्जा के लिए फिजिक्स के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है एंथैल्पी। इसलिए केमिस्ट्री में टोटल एनर्जी के लिए भी हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एंथैल्पी। केमिस्ट्री में एक्चुअल में या साइंस में एनर्जी में चेंज इन एनर्जी के लिए, ऊर्जा में परिवर्तन के लिए साइंस के अंदर एंथैल्पी वर्ड जो था वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एनर्जी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी हिंदी दोनों के अंदर, तो आप चाहें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, आयनन ऊर्जा की जगह आयनन एंथैल्पी बोल सकते हैं। और इसी के लिए फिजिक्स में एक और टर्म है पोटेंशियल, विभव जिसको बोलते हैं। तो एक वर्ड और यूज कर सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हिंदी के अंदर आयनन विभव। तो तीनों का एक ही मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आइवसन में हिंदी के अंदर आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, ये तीनों का जो था वो एक ही मतलब है। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? इसको कौन कौन से फैक्टर जो था वो इफेक्ट करते हैं पहले ये समझें। केमिस्ट्री में आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए इसको सिंपल अगर इसका स्ट्रक्चर जो था फॉर्म करूं सोडियम एटम का, तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका केंद्र, ये इसका नाभिक, इसके चारों तरफ 3 शेल है, 3 ऑर्बिट है, 3 कक्ष है केमिस्ट्री के अंदर। ये 3 ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन सा? 1 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर मतलब जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उसी ऊर्जा की मात्रा को जो था वो क्या कहा गया? आयनाइजेशन एनर्जी जो था वो कहा गया। तो मान लीजिए सोडियम 281, इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अभी इस पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब इससे इस इलेक्ट्रॉन को जब चार्ज नहीं है तो उसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था। तो इस ग्राउंड स्टेट से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। और क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड है? सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने से बाइंड कर रखा हुआ है, अपने से बांध कर रखा हुआ है।
और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट काम करना है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बाइंड कर रखा, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा, अब उसके अगेंस्ट आपको एक इलेक्ट्रॉन को जो था वो बाहर ले जाना है। तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक ऊर्जा जो थी वो आपको आवश्यकता होगी। एक बहुत सिंपल सा है, एक मैग्नेट का एक पीस हो, चुंबक का एक टुकड़ा है, मैग्नेट का एक पीस है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आयरन का एक टुकड़ा रखा है, लोहे का एक टुकड़ा जो था वो रखा है। अगर आप इस लोहे के टुकड़े को इससे दूर ले जाना चाहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आप फील करेंगे कि जैसे जैसे उस आयरन के पीस को आप उससे दूर लेते जा रहे हैं, आपको एक वर्क जो था वो करना पड़ रहा है, एक कार्य जो था वो करना पड़ रहा है, एक फोर्स जो था अपने आप नहीं हो रहा कि कुछ बिना किसी एफर्ट के वो आयरन का पीस वहां से हट जाएगा। एक एनर्जी, एक वर्क, एक एफर्ट जो था वो काम कर रहा है। तो वही बात कह रहा हूं कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, रिलीज कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहा गया, आयनाइजेशन एनर्जी जो था कहा गया। अब पहला इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कह दिया गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसको कह दिया गया प्रथम आयनन ऊर्जा। केमिस्ट्री में कोई एटम हो दुनिया का, उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा जो था वो कम रहती है। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, तुलनात्मक रूप से अगर बात की जाए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी। अब उसी एटम से अगर आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, अभी आपने जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया, वो इलेक्ट्रॉन किससे डोनेट कराया, सोडियम से जो था वो डोनेट कराया। अब मैं चाहता हूं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट करे, तो कौन को किससे डोनेट कराना है, क्या सोडियम डोनेट करेगा क्या, नहीं। अब क्योंकि वो वन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डोनेट कर चुका, जब वो डोनेट कर चुका तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका और जो डोनेट कर चुका उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कराना चाहोगे तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगा। अब वो लेकिन कौन डोनेट करेगा, क्या वो ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रल एटम डोनेट करेगा क्या, नहीं, उसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और याद रखो केमिस्ट्री में किसी एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे धनावेश जो था वो बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा हमेशा। तो दो एटम को अगर कंपेयर कर रहे हैं और किसी पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कि 3 स्पीशीज लिखी थी, 3 अलग अलग परमाणु लिखे थे और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कि किसका साइज जो था वो सबसे स्मॉलर है, कौन सबसे छोटा है। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज जो था उतना छोटा होगा, वो स्मॉलर होगा, वो छोटा होगा। अब जब स्मॉलर होगा, छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, तो 100% चार्ज जो था वो ज्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो था वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हायर होती है किससे, फर्स्ट, किसी के अंदर भी। आई बात समझ में, रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु दान करता है। जबकि सेकंड जब डोनेट करेगा कौन करेगा, कैटायन, पॉजिटिव आयन, धनायन जो था वो दान करता है, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा जो था वो क्या होती है, ज्यादा। पहले आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया, सिंपल, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या कहा गया। अब ये बढ़ सकती है, फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयनाइजेशन मतलब सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन मतलब थर्ड, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कम कौन होगी, सबसे कम कौन होगी, फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप न्यूक्लियस के पास आते जाओगे, इसलिए उसकी वैल्यू जो था वो इंक्रीज होती जाएगी। कोई डाउट तो नहीं इसमें। पहले डेफिनेशन लिखिएगा, ionization energy, ionization energy, ionization energy, ionization energy is the amount of, is the amount of, is the amount of energy, ionization energy is the amount of energy, ionization energy is the amount of energy, ionization energy is the amount of energy, amount of energy required for, required for release the electron, required for release the electron, required for release the electron, required for release the electron from an atom, from an atom, from an atom in ground state, from an atom, from an atom in ground state, from an atom in ground state, from an atom in ground state। अगली बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर।
तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को जो था वो क्या कहा गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अब आज के बाद केमिस्ट्री में कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, उसी एनर्जी को हमने क्या कह दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी को हमने कह दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी जो था वो नाम दिया जा सकता है। हिंदी में नोट करिएगा यही डेफिनेशन। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दान करने, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दान करने, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दान करने, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता 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 है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आप एक ही बात याद रखिएगा हमेशा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। मैं बहुत सारे फैक्टर्स बताऊंगा, लेकिन हमेशा मैंने आपसे कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कंफ्यूज ना हो, इस बात से बचने के लिए हर पॉइंट के लिए आपका अपना खुद का जो था वो अपना एक, जब नोट्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो आप किया जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारा पढ़ने के बाद एक पॉइंट आपका खुद का अपना, आपका हो सकता है, वो आपका हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है। मैं अगर सजेस्ट करूंगा कि जब आपसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर पीरियोडिसिटी पूछी जाए, किसी के बारे में जब ये पूछा जाए कि कब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कब आयनन ऊर्जा घटेगी और कब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, कब एनर्जी इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी, तो आप उसको केवल न्यूक्लियर चार्ज बोलूं, नाभिकीय आवेश बोलूं, या फिर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलूं, या नाभिकीय आकर्षण बल बोलूं, एक ही बात होती है। तो आप बस केवल उससे रिलेट करिएगा कि जब चार्ज ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा, तो वहां से किसी को दूर ले जाना, वहां से रिलीज कराना मुश्किल काम होगा, ज्यादा एनर्जी जो था वो देना होगी। आप बस एक बात याद रखिए, अब जितने पॉइंट्स पढ़ते हैं, कोई कुछ भी बात करे, आपको हर बार उस पॉइंट को न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करना है। आपको न्यूक्लियर चार्ज तक लेकर जाओगे, आपको न्यूक्लियर चार्ज का आंसर पता होगा, तो आप आसानी से उस दूसरे पॉइंट से भी आंसर जो था वो दे पाओगे। जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर अलग अलग पॉइंट याद रखोगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी आपको। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरीका होता है स्टडी करने का, यही क्या ना, आपका अपना एक नोट होना चाहिए, लास्ट नोट जो था वो आपका अपना होना चाहिए कि इस पॉइंट को, इस टॉपिक को मैं इस पॉइंट से जो था वो एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने कहा सजेस्ट करूं तो किसके बेसिस पर, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको एक बात याद रख लो कि जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सबको उसी से रिलेट करते हैं, आपको अपने सारे आंसर जो था वो मिलते जाएंगे। लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक एटॉमिक साइज, फैक्टर है एटॉमिक साइज, परमाणु, एटॉमिक साइज, परमाणु, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। अब एक एटम जो था वो ये है, सिंपल। अब दूसरा एटम जो था ये सेकेंड एटम है, कोई दूसरा, ये ए, यहां पर ये बी, है ना। तीसरा जो एटम है ये था। सबसे मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन जो था वो रिलीज कराना है, तो मुझे एनर्जी देना होगी, और उसी एनर्जी को मैंने क्या कहा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी जो था वो मैंने कहा, है ना। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा,
जिसमें डिस्टेंस जो था वो सबसे कम होगी। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि साइज जो था वो बढ़ गया। जैसे जैसे अट्रैक्शन की बात करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो हमेशा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यहाँ पर डिस्टेंस जो था वो क्या हो गई, और बढ़ गई, डिस्टेंस और बढ़ गई तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम। तो वैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना कहां पर आसान है, सी के अंदर जो था वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना सबसे आसान है। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम क्या होगा, कहां, सी के अंदर, और उससे थोड़ा सा ज्यादा वो सबसे ज्यादा ए के अंदर। अगर समझ में तो सिंपल क्या हो गया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज। यही था पर आपको एक बात तो क्या कहा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज। जब आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, जब परमाणु आकार बढ़ता जाता है। कोई डाउट तो नहीं इस बात में, लिख लीजिए यही, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ionization potential decreases, ionization potential decreases, ionization potential decreases with increasing the ionization potential decreases with increasing the ionization potential decreases with increasing the atomic size, with increasing the atomic size, with increasing the atomic size. Ionization potential decreases with increasing the atomic size. हिंदी में लिखिएगा, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। परमाणु आकार में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। आयनन ऊर्जा का मान, परमाणु आकार परमाणु आकार में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। हिंदी में लिखिएगा, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है। परमाणु आकार में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। आई बस समझ में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आकर्षण बल, इसको तो समझा ही चुका। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी increases with increasing the ionization energy increases with increasing the nuclear charge. Ionization energy increases with increasing the nuclear charge. हिंदी में नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ, 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 वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। 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 नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग इफेक्ट एक बार और फिर समझा देता हूं, है ना। आज जो बैठे हैं कि पहले शील्डिंग इफेक्ट क्या है फिर बात करूंगा तो बेहतर लगेगा आपको। वैसे आपको समझा चुका शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग हिंदी के अंदर परिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग मतलब शील्ड की तरह एक्ट करने वाला, है ना, रक्षा करने वाला, रक्षा कवच। शील्डिंग मतलब भाई कवच, है ना, तो शील्ड का मतलब होता है कवच से, है ना। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है रक्षा करने वाला कवच। परिरक्षण, परि मतलब आवरण, रक्षण मतलब रक्षा करने वाला। मतलब एटम में, परमाणु में कोई एक ऐसा आवरण होता है, कोई एक ऐसा कवच होता है जो रक्षा करता है। अब कौन किसकी रक्षा कर रहा है, कौन किसका प्रोटेक्ट कर रहा है, अब उसको जो था वो समझे। केमिस्ट्री के अंदर एटम, एटम के अंदर एक सेंटर, उस सेंटर को आपने कहा न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल थे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो था इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इन प्रोटॉन और इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक बार फोर्स काम करता है, कौन सा होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आकर्षण। इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो काम करता है, एक आकर्षण बल जो था वो काम करता है। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर ये सब्सटेंस रखा है और मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं और ये किसी तरह से अपोज नहीं करता हो तो 100% ये मेरे पास आ जाएगा। ये था यहाँ पर कि ये दो पोल थे, ये पोल जो था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और ये किसी तरह से कुछ भी अपोज नहीं कर रहा था, किसी तरह से कोई भी विरोध नहीं कर रहा था, तो 100% ये शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह से इस जगह पर आ जाएगा। क्योंकि जब मैं इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसको रिसीव करने की कोशिश कर रहा था, इसको गेन करने की कोशिश कर रहा था, तो इसने किसी तरह से कुछ अपोज नहीं किया। लेकिन अब भी मैं वही अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब ये इसका अपोज कर रहा है। ये मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये इसका क्या कर रहा है, अपोज, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो था वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिपल करने की कोशिश जो था वो कर रहा है। आई बात समझ में? तो मैंने कहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इन शेल के बीच में, ये जितने शेल हैं, इलेक्ट्रॉन है, इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो केवल मैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच के बात करूं कि उसमें कौन सा फोर्स काम करता होगा, कौन सा बल काम करता होगा, तो इनके बीच में केवल कौन सा होगा, रिपल्शन, सेम चार्ज पे रिपल्शन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा फोर्स, रिपल्शन फोर्स। दोनों सेम मतलब सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड वाले, सेम परिणाम वाले वहां पर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और रिपल्शन अट्रैक्शन का क्या है, अपोजिट, विपरीत है। तो वो रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लग रहा था, वो सब इलेक्ट्रॉन मिलकर उस अट्रैक्शन का क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और इसी अपोज की वजह से जो था वो केमिस्ट्री में ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर नहीं कर पाता। अगर ये रिपल्शन नहीं होता, ये विरोध नहीं होता, ये अपोज नहीं होता, तो केमिस्ट्री में ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को खा जाते। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जो था वो कैप्चर कर पाते, नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए और इस अट्रैक्शन का मिलकर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये जो अपोज जो कह रहा हूं, इसको अपोज मत कहो, इसको जो विरोध कह रहा हूं उसको विरोध मत कहो, इसको एक नाम क्या दो, रिपल्शन। इसको क्या कहें, रिपल्शन। ये रिपल्शन ही इन इलेक्ट्रॉनों की इस न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। ये अपोज ही, ये रिपल्शन ही इन इलेक्ट्रॉनों की इस न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, रक्षा, प्रोटेक्ट कर रहा है। ये प्रोटेक्ट करने वाला जो इंपैक्ट है, ये रक्षा करने वाला जो काम है, इसी को कहा गया शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो अब एक सिंगल वर्ड में सब बातें फिर भूल जाना, मैंने पहले ही कहा ना, आपका एक सिंगल नोट आपका अपना होना चाहिए, वही चीज आपको बिना पढ़े चीजों को याद रखता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट अब आपसे बोलता है, मैं बात कर चुका हूं वैसे इस पे, जब कोई शील्डिंग इफेक्ट आपसे कहता है तो आप क्या याद रखते हैं, रिपल्शन। आप क्या याद रखते हैं, अब मैंने कहा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, मैंने कहा परिरक्षण प्रभाव इंक्रीज होता है, तो आप अपने आप को याद दिलाओगे कि क्या इंक्रीज होता है, रिपल्शन इंक्रीज होता है। और रिपल्शन जहां जहां पर इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्टली आपसे वो कहना चाह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज, ये सब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मुझे बताना आंसर, बता चुका अब मैं ना, अब जो कहना है, जो लिखाना, वो आपको अपने आप लिखना आना चाहिए। क्या है हेडिंग लिखाई आपको, शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, तो आप बताइएगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करूं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करूं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज होगी। आ गई समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना। तो अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना, ब्रीफ करना मुझे कि ऐसे ही बोल दिया या आंसर पता है, लिखना तो वही है आपको, लेकिन आंसर जब पता होगा तो कभी नहीं भूलोगे। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, मतलब क्या इंक्रीज हुआ, रिपल्शन। रिपल्शन इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो मैं लिखाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होता है तो क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखो, लिखेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी जो आपको लिखना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट, with increasing the shielding effect, with increasing the shielding effect, with increasing the shielding effect,
आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, यही लिखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हिंदी में, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा घटती जाती है। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा घटती जाती है। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा घटती जाती है। आयनन ऊर्जा घटती जाती है। आयनन ऊर्जा घटती जाती है। बढ़े आगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब चीजें बराबर हो गई। मान लीजिए 2 एटम दे दिया आपको, उनका न्यूक्लियर चार्ज सब कुछ बाकी वो है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा जो था वो कैसे इंपैक्ट डालता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दो, केमिस्ट्री के अंदर जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल का मतलब जानते हैं, एक स्टेबल का इनिशियल पे लेवल पर क्या मतलब था, ऑक्टेट का कंप्लीट होना, अष्टक का पूर्ण होना, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो शुरुआत में जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो ऑक्टेट जब कंप्लीट है, अष्टक जब पूर्ण है, आउटर शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहते हैं कि स्टेबल है। फिर आप और आगे बढ़े, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिटल के बेसिस पर स्टडी करने लगे, आप एस, पी, डी और एफ के बेसिस पे पढ़ने लगे। तो अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जब एस में 2, पी में 6, शाबाश, डी में और एफ में, ये स्टेबल, दुनिया का सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब स्टेबल है तो जब आप जिसको साइंस में आप कह रहे हो स्टेबल, जिसको मेरी और आपकी लाइफ में कहूं तो सेचुरेटेड, मतलब संतृप्त हो जाना, मतलब सारी इच्छाओं का खत्म हो जाना। अब किसी कोई इच्छा ही नहीं बची, हम कहते हैं सेचुरेटेड हो गए, अब संतृप्त हो गए, है ना। तो सेचुरेटेड हो गए, संतृप्त हो गए, जब कोई इच्छा ही नहीं बची, जब इच्छा ही नहीं बची तो कुछ कार्य करने का मन होगा, कुछ वर्क करने का मन होगा क्या, कोई भी काम नहीं। तो इच्छाओं का बने रहना जरूरी है, विष का बना होना जरूरी है। तो आप हमेशा देखते रहे, जिंदा रहता है आदमी, है ना। तो हमेशा जो था कुछ नया करने का कोशिश करते रहना चाहिए। उसको एक 100% एक थर्ड फोर्स होता है जो आपको वो एनर्जी देता रहता है उस काम को करने की। जो था कुछ इच्छाएं नहीं होंगी तो आदमी समझ लीजिए क्या जीवन खत्म की तरह हो जाता है उसका, है ना, डिमोरलाइज हो गया पूरी तरह से। तो वही कह रहा है कि सेचुरेटेड हो गया मतलब क्या हो गया, वो सॉरी स्टेबल हो गया मतलब, सेचुरेटेड हो गया मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। तो एटम की जो आपकी बात है कि आप सेचुरेटेड हो गए तो कोई काम करने का मन ही नहीं है ना, संतृप्त हो गया कोई काम करने का मन ही नहीं है। तो जब एटम सेचुरेटेड हो जाएगा, जब परमाणु संतृप्त हो जाएगा तो उसका भी कोई काम करने का मन नहीं होगा, मतलब वो भी क्या करना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन दान नहीं करना चाहेगा। अच्छा, ऐसा बंदा अपनी शर्तों पे काम करता है जब सेचुरेटेड होता है, यार करना है तो करो, ऐसा करूंगा, ऐसा है ना, कि जब मुझे ये नहीं बेचना है, एक बेचना है तो मैं बाहर, मेरी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, है ना, इसकी कीमत 10 रुपए, आप नहीं खरीदना चाहते 10 में, तो आप कहोगे 8 में, मेरी जरूरत थी शायद 8 में आपको अवेलेबल करा दूं, लेकिन मेरी जरूरत ही नहीं है और मैं तो बेचना ही नहीं चाहता था। आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे थे कि ये पेन जो था, ये मार्कर जो था वो सेल कर दो, ये सेल कर दो, ये सेल कर दो, ये सेल कर दो। यार मुझे जरूरत ही नहीं है इस मार्कर को सेल करने की, आप रोज आकर मुझे परेशान करते हो कि इस मार्कर को सेल कर दो। तो मैंने एक दिन परेशानी से आपसे तंग आकर मैंने आपसे कह दिया इस मार्कर की कीमत जो है 1 लाख रुपए से लेना है, यही करूंगा ना, आपके बच गए यहाँ पर। भाई केमिस्ट्री में कौन करता है, स्टेबल एटम, कि बार बार उस स्टेबल एटम के पास कोई दूसरा एटम आता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एटम भी मेरी तरह परेशान होकर कह देगा जैसे मैंने इसकी कीमत बता दी, है ही नहीं इसकी कीमत। ऐसी केमिस्ट्री में जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता, फिर भी एक सेकेंड एटम उसको अननेसेसरी परेशान कर रहा है कि मुझे आपसे एक एटम इलेक्ट्रॉन जो था वो चाहिए, तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई हो जाती है बहुत। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब स्टेबल कैसे देखोगे, समझ में आ गया कैसे कैसे, एस में कितना 2, बी में कितना, डी में कितना और एफ में, और ऐसे नहीं नॉर्मल तरीके से देखोगे तो जिनके आउटर शेल से देखोगे तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन,
अच्छा, कोई ऐसे एटम है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है पूरी पीरियोडिक टेबल में? इनर्ट गैस है। अब ये था, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो एक चीज है, आपको दूसरे से आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। हर चीज बताई नहीं जाती, आपको रिलेट करना आना चाहिए। तो जैसे अभी आपने बता दिया, मैंने कहा सबसे स्टेबल कौन, तो आपने क्या कहा, इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैसेस स्टेबल क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता होगा, नहीं बताया, लेकिन पता होना चाहिए आपको किसका, इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैस, अच्छा मैं कहूं कि इनर्ट गैसेस में भी बताओ कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, तो किसका, हीलियम का। शाबाश, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज उस पूरे परिवार में वो सबसे पहले है, तो उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा फैमिली के अंदर। जिसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, लिखाया था आपको, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे, इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री में सबसे हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, हीलियम का। ओवरऑल बात करूं तो किन गैसेस का, इनर्ट गैसेस का। रीजन पता है इसका, मतलब इसमें लिखाना चाहूंगा, तो जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है ना। लिखेगा, इसमें लिखेगा एटम्स, एटम्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स हैविंग स्टेबल, atoms having stable electronic configuration, atoms having stable electronic configuration, atoms having stable electronic configuration, having stable electronic configuration, have high ionization, have high ionization energy, have high ionization energy, have high ionization energy। ये थे फैक्टर्स जिनसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो था वो इफेक्ट करता है। हिंदी में लिख लीजिए, वह परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, 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 जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब आपको क्या ध्यान देखना है, पीरियोडिसिटी देखना है। पीरियोडिसिटी मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम स्टडी करना, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो था वो स्टडी करना। ग्रुप मतलब आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम देखना, ऊपर से नीचे की ओर देखना, और पीरियड्स मतलब लेफ्ट टू राइट देखना, बाएं से दाएं देखना। तो बना लेता हूँ, एक ग्रुप बना लेता हूँ और एक पीरियड बना लेता हूँ। अब वैसे खुद आंसर दे दोगे आप, है ना, रिलेट करके ना, जो जिस मर्जी से आंसर देना चाहे उससे दे सकता है। तो पहले एक ग्रुप लिख लेता हूँ, फर्स्ट ग्रुप लिख लिया। फर्स्ट ग्रुप लिखूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम। अगर इसमें पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरान, कार्बन, क्लोरीन, ये था। फिर इनर्ट गैसेस आ जाएंगी, नियॉन, हीलियम ऊपर रहता, ये था। अब एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जब टॉपिक स्टार्ट करा रहा था तो लास्ट क्लास में बताया था, अब शुरुआत हर बार वहीं से स्टार्ट नहीं कर रहा, है ना। बताया था आपको कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी जो था वो इंक्रीज होते हैं, कक्षों की संख्या, है ना। इसमें 2 ही ऑर्बिट है, सोडियम में कितने ऑर्बिट, इसमें कितने, 4, ये बढ़ते जाएंगे। इन शॉर्ट टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो था वो क्या होता है, इंक्रीज, है ना। जो पूछो बस वो बताते जाना, है ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है परमाणु आकार, और न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आकर्षण बल डिक्रीज होता जाता है। ये बात पता है, सब चीजें इसी से मिलेंगी आपको, है ना, ये बात मत भूलना बिल्कुल। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होते। इसमें 3 में कितने हैं, 2। अगर 4 बनाते तो इसमें भी 2 और 2, है ना, इसमें भी 2, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज, बल्कि क्या होता है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो था वो बढ़ता जाता है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर
एटॉमिक साइज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। आगे बढ़ सकते हैं। जब ये पता है तो सबके आंसर मिल जाएंगे। हमें तो किसके बारे में स्टडी करना है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आंसर देना है इसमें, पीरियोडिसिटी में आंसर, वहां आंसर नहीं देना था, है ना। तो टॉप टू बॉटम जाए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज। दोनों बोल तो अच्छी बात है, क्या बुराई है? एक से दोगे तब भी आंसर चल जाएगा, वो आपके ऊपर है। हाँ, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। ये पीरियोडिसिटी हो गई ग्रुप के अंदर। अब पीरियड में पीरियोडिसिटी पढ़े। लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो नहीं, क्या होगी? इंक्रीज। कुछ गलत बोलूं तो बता देना ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। यही लिखना है, लिख लीजिए। कॉर्नर पे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट करके, ए करके नोट कर लें। ग्रुप, ग्रुप हिंदी में समूह, ग्रुप समूह, ग्रुप समूह। ग्रुप में लिखिएगा इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 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 in modern periodic table, on moving down the group, 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 ionization energy, on moving down the group, ionization energy, ionization energy, ionization energy, ionization energy decreases, 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 decreases with increasing the, with increasing the atomic size, 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 with increasing the atomic size. Due to this, due to this, due to this, due to this nuclear charge decreases, 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 due to this nuclear charge decreases। क्लियर हो गया? हिंदी में लिख रहे यही बात। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, इंग्लिश में सेकंड बी करके लिख लीजिएगा, पीरियड्स। हिंदी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान लिख सकते हैं पीरियड्स में। क्या लिखेंगे? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। फिर क्या लिखना है वो जानते हैं आपको, लिख के देखो, अगर फिर बोलूंगा ही मैं, बताऊंगा ही। क्या लिखा? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, 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 क्योंकि परमाणु आकार में, क्योंकि परमाणु आकार में, क्योंकि परमाणु आकार में, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि के साथ नाभिकीय आकर्षण बल घटता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि के साथ नाभिकीय आकर्षण बल घटता जाता है, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ नाभिकीय आकर्षण बल घटता जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल घटता जाता है। अब आवर्त में क्या होगा समझाई दिया आपको, हिंदी में लिखना आवर्त, इंग्लिश में पीरियड्स। आवर्त में क्या होगा? घटता जाएगा, लिखकर देखो क्या होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार घटने से नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है। लिखो उसको, इंग्लिश में लिख लिया, बोल रहा हूं टैली कर लेना, जो करेक्शन हो वो कर लीजिएगा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right, ionization energy increases, ionization energy
ionization energy increases, ionization energy increases with decreasing the atomic size, with decreasing the atomic size, with decreasing the atomic size due to this nuclear charge, due to this nuclear charge क्या increases, nuclear charge increases. क्लियर? ये लिखना जरूर आना चाहिए, है ना। साइंस के अंदर आप चीजों को समझ गए और फिर एक्सप्रेस करना आ गया, आपको लिखना आ गया अपनी लैंग्वेज के अंदर। टीचर के वर्ड्स जो था वो नहीं पकड़ते, है ना। इसलिए आपको सबसे पहले टीचर के अंदर यही देखना पड़ता है। साइंस में जब भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो ये देखा करो कि वो डिलीवर तो नहीं कर रहा, है ना। तो कुछ भी पढ़ते हैं, कहीं पर भी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टीचर का पोस्टमार्टम किया जाता है वो यही पोस्टमार्टम किया जाता है। आप क्या देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब बैठते हैं सामने या हम जब टीचर को एनालिसिस करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी आकर जब टीचर से एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरी पहली शर्त यही होती है कि आप चीजों को डिलीवर तो नहीं करते। डिलीवर करना मतलब बुक से उठाकर आपकी तरफ फेंका तो नहीं जाता केवल, है ना। एक्सप्रेस करना और डिलीवर करने में दोनों में जमीन आसमान का जो था वो फर्क होता है, और वो चीज आपके अंदर नहीं आएगी तो आप, है ना, इससे थोड़े से दूर होते जाओगे। जैसे जैसे हायर क्लासेस के अंदर जाते जाओगे आपका जो परफॉर्मेंस है वो खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म सा होता जाएगा, बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे। साइंस के अंदर कुछ बहुत अच्छा करना है तो जरूरी है कि आप एक्सप्रेस जरूर कर पाओ। आप जो कुछ आपको पता है उसको कॉपी पर जो था वो दिमाग में जो चल रहा है उसको समझ पाओ आप, जो था वो बहुत जरूरी जो था वो रहता है आपकी। तो खूब पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, है ना। तो लोग कहते हैं कि अच्छी सोच होना जरूरी है, होना, अच्छी सोच होना जरूरी है, अच्छा करने के लिए अच्छी सोच होना जरूरी है। अब मैं सोचता तो अच्छा हूँ, है ना, बहुत अच्छा सोचता हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ड पावर ही नहीं है। मेरे पास शब्दों का जो एक ताकत होती है ना, शब्दों की, लफ्जों की, है ना, वर्ड्स की जो पावर होती है वो वर्ड पावर नहीं है, वो ये जनरेट की जाती है ना। एक तो ये जनरेट की जाती है। अब ये जनरेट करने से एकदम एक दिन का खेल नहीं है ना, एक दिन का खेल नहीं है। तो वर्ड पावर जनरेट करना पड़ती है साइंस के स्टूडेंट्स को। शब्दों का भंडार होना चाहिए आपके पास, है ना। वर्ड पावर होना चाहिए कि आप जो बात मन में आ रहा है उसको कहने के लिए आपके पास एक बेहतर शब्द है कि नहीं, बेहतर अल्फाज हैं कि नहीं आपके पास, अच्छे शब्द वर्ड्स जो है वो है या नहीं। जब आपके पास वो वर्ड पावर होगी तो आप आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपका कॉपी पे पेन तभी रुक पाता है, दिमाग में सब कुछ चल रहा हो, लेकिन वो जो चल रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा होता। आपको, आप देखिएगा पेन आपका तभी जो था वो रुकता है। इसलिए वो कहां से दूर होगी, वो खूब दूर होगी कि जब जो मिले वो पढ़ो आप। एक नियम होता है साइंस के बच्चे का कि आपको ये जो किताबें पढ़ना है ये तो पढ़ते जाएं, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर है या आपके बुक में मैगजीन्स लगी होंगी घर के अंदर जो था वो आपको पढ़ना है, मतलब ड्यूटी जैसा है। आपको लग रहा होगा नहीं क्या करना, नहीं वो काम जरूरी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों जरूरी है। आपका वो रूटीन में आना चाहिए आपको, जो था कि वो आपको, जब तक आप वर्ड पावर नहीं पढ़ाओगे आप चीजें रटते ही जो था वो रहोगे। तो ये प्रोसेस होता है साइंस। इसलिए और बता रहा हूँ कि आपका ये फर्स्ट ईयर है हायर साइंस का जो था, 11th जो था, तो वो इम्प्रूव कैसे करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खत्म कैसा होगा आपको कि चीजें पता है फिर भी कॉपी पे नहीं लिख पा रहे, वो दूर जो था वो कैसे होगा। बढ़े आगे, ये क्या बता रहा था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अच्छा, केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पोटेंशियल जब किसी पर अप्लाई होगा, जब आयनन ऊर्जा अप्लाई होगी तो वो किस आयन में कन्वर्ट होगा, केट आयन के अंदर। वो धन आयन के अंदर जो था वो परिवर्तित होगा, वो पॉजिटिव आयन में। तो जो रिजल्ट मिलता है हमको आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो किस फॉर्म में, केटायन के फॉर्म में। तो केटायन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, धनायन के लिए जो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ध्यान रखना, तो केटा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, उसका रिजल्ट क्या है, केटायन, उसका है धनायन जो है उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता,
केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो कई बार केमिस्ट्री में कोई भी एटम जो था वो अपने को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्थायी होने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो था वो रिसीव करता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, किसी दूसरे से जो था वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है तो अब उसको एनर्जी नहीं चाहिए, अब वो जो उसके पास एनर्जी है वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई चीज आ रही है, कोई भी वस्तु आपके पास आ रही है, तो आप उसको जब लेते हैं तो उसके लिए कुछ पे कर देते हैं क्या नहीं, है ना, तो आप क्यों कुछ ना कुछ पे करते हैं। वही केमिस्ट्री के अंदर है। केमिस्ट्री में जब किसी एटम के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है तो वो कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। वो रिलीज एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो निष्कासित, ये रिक्वायर्ड एनर्जी थी, है ना। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, रिलीज्ड एनर्जी, है ना, उत्सर्जित ऊर्जा। कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन में, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, एनायन के अंदर, नेगेटिव आयन के अंदर ऋणायन के अंदर परिवर्तित होता है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो था वो रिलीज करता है। जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसी एनर्जी को कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल सेम जो रीजन आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल को फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे वो यहां पर करेंगे कि अगर किसी का एटॉमिक साइज ज्यादा है, मतलब एटॉमिक साइज छोटा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो वो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, तो वो आसानी से जो था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो सीधी सी बात है कि जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा। मतलब अभी आप ऐसे समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अट्रैक्टिंग पावर, किसी को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, अट्रैक्टिंग पावर, ये जो था वो आपको चीजें आसान कर देगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता, बाइंड करने की क्षमता, बांधने की क्षमता, उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिखिएगा, when atom when atom when atom gains when atom gains when atom gains extra electron, when atoms gains when atom gains extra electron, when atom gains extra electron and convert into, when atom gains extra electron and convert into and convert into and convert into and convert into anion 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 anion. In this process, energy is released. 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 Energy is released. Energy is released, which is called electron affinity, which is called electron affinity, which is called electron affinity, which is called electron affinity. देखना, किसी परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख लीजिएगा, हेडिंग नेक्स्ट, फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में क्या लिखा, किसी परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। हिंदी में लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, फिर बिल्कुल आयनाइजेशन पोटेंशियल है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। जब
वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, ज्यादा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था। अब किसी में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो वो किसी को अपनी तरफ आसानी से जो था वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसकी अट्रैक्टिंग पावर है ये, है ना। तो अट्रैक्टिंग पावर है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा। अब मैं पॉइंट एक एक पहले सब बता देता हूं, फिर आंसर देते जाना। तो अगर एटॉमिक साइज जो था वो स्मॉलर है, परमाणु आकार छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। अब उल्टा होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि स्टेबल है तो उसको चाहिए ही नहीं, और जब पूरी जगह भरी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन जो था वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कम होती है, इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की, तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव ही नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, नहीं, सबसे कम किसकी है, इनर्ट गैसेस की। लेकिन जो 17th ग्रुप है, 17वां समूह जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। अभी बस बिल्कुल वैसे ही है, लिखिएगा। फर्स्ट है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज परमाणु आकार, एटॉमिक साइज परमाणु आकार, इसमें लिख लीजिए एटॉमिक साइज परमाणु आकार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग द, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग द एटॉमिक साइज, with decreasing the atomic size, with decreasing the atomic size, with decreasing the atomic size, परमाणु लिखना, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। सेकंड है नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases with increasing the nuclear charge, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है। देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट, हिंदी में लिख लिया, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रिपल्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस with increasing the electron affinity decreases with increasing the electron affinity decreases with increasing the shielding effect, with increasing the shielding effect, with increasing the shielding effect, ये तीन फैक्टर ही बढ़ जाते हैं। विथ इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के साथ
इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। इसको पीरियोडिसिटी बची है, ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा, आवर्त और समूह में क्या चेंजेस आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में जो था वो बात करेंगे। एक क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक जो था वो फिनिश हो जाएगा, फिर नया टॉपिक जो था वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।